आई होप ये मैं ऑडिबल, मेरा आवाज आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट, फॉर एम के गांधी अनासक्ति स्टैंड्स फॉर। अनासक्ति का क्या मतलब है? ट्रूथ, पॉवर्टी, वेलफेयर ऑफ ऑल, नॉन अटैचमेंट। अनासक्ति का क्या मतलब है? सत्य, गरीबी, सबका कल्याण या गैर लगाओ। तो यार ये हिंदी ठीक है, चलो इसका नॉन अटैचमेंट आता है। ठीक है, तो अनासक्ति मतलब सेल्फलेस एक्शन। ठीक है, किसी भी चीज को मतलब कर्मा करते रहना है, फल की बात चिंता नहीं करनी। सो अभी एक आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया है कि इन ओशनिक सर्कल देयर विल बी एवर वाइडनिंग एंड नेवर असेंडिंग सर्कल्स। हुज स्टेटमेंट इज दिस? ओशनिक सर्कल। अगर आपको ये भी पता है कि ओशनिक सर्कल कंसेप्ट किसका है, तो ये लगाना बहुत ही मतलब इजी हो जाता है। फिर महासागरीय वृत्त, ओशनिक सर्कल। ठीक है, तो ये है गांधी जी का कंसेप्ट। ठीक है, तो ओशनिक सर्कल में क्या है, गांधी जी खुद को फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट बोलते हैं। वो स्टेट नहीं चाहते थे, क्योंकि स्टेट उनके लिए कोयर्शन, फोर्स रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, तो अगर स्टेट होगा तो कोर्जन होगा, फोर्स होगा तो इंडिविजुअल को फ्रीडम नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस सेंस में इंडिविजुअल को एट सेंटर देखते हो। तो इंडिविजुअल जब सेंटर में रहेगा तो फिर उसके बाद आता है विलेज, विलेज के बाद आता है स्टेट। इस तरीके से फिर एवर वाइडनिंग वो स्कोप हो जाता है और एक डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर स्ट्रक्चर हो जाता है, एक इक्विटेबल सोसाइटी वहां पे बन जाएंगी। ठीक है, तो एक नेवर असेंडिंग सर्कल है ये। इस तरीके से कंसेप्ट था। विच अमंग द फॉलोइंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय अनटू द लास्ट। तो ये तो पता ही है कि गांधी जी मतलब का कौन सा कंसेप्ट मतलब ट्रस्टीशिप हो, नई तालीम एजुकेशन से रिलेटेड था, सर्वोदय का कंसेप्ट उनका, सत्याग्रह का कंसेप्ट। तो इनमें से कौन सा कंसेप्ट अनटू द लास्ट इस बुक से इन्फ्लुएंस्ड है? आपको कमेंट में ये भी बताना है कि अनटू द लास्ट है किसका। गांधी जी और किससे किससे इन्फ्लुएंस थे, क्या क्या उन्होंने और पढ़ा है जो उनको इन्फ्लुएंस किया है? तो अनटू द लास्ट, लास्ट तक मतलब सबका उदय हो, सर्वोदय। तो जॉन रस्किन का बुक था अनटू द लास्ट, यहाँ से उन्होंने वो इन्फ्लुएंस हुए थे। एक यूनिवर्सल अपलिफ्टमेंट, वेलफेयर ऑफ ऑल। ठीक है, सार्वभौमिक उत्थान जिसको कहा जा सके, सबका कल्याण। इस तरीके से उनके जो थॉट्स है वो वहां से आते हैं, क्योंकि सबके लेबर की वैल्यू एक जैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये यहाँ से आता है। तो अब हम गांधी जी के कुछ इम्पोर्टेंट जो भी उन्होंने लिखा है, या जो भी उनके इम्पोर्टेंट जर्नल्स थे। इंडियन ओपिनियन करके एक न्यूज़पेपर या जर्नल साउथ अफ्रीका में उन्होंने स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके बाद यंग इंडिया एक इंग्लिश वीकली थी। नवजीवन गुजराती हिंदी में पब्लिश होता था। देन हरिजन 1933 से पूना पैक्ट के बाद। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स उनके जो है, हिंद स्वराज 1909 में, एक सबसे इंपॉर्टेंट, एक बहुत अच्छा बुक है। एक डायलेक्टिकल मेथड में, एक कॉन्वर्सेशन के मेथड में लिखा गया है। देन स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, जो उनका ऑटोबायोग्राफी है ये। ठीक है, सत्याचे प्रयोग। देन सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका। देन गीता माय मदर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है। की टू हेल्थ, गुरु आरोग्याची गुरु किल्ली। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है, ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स है उनके। उन्होंने कुछ दो चीजें ट्रांसलेट की है। जो रस्किन कांट टू द लास्ट था उसको ट्रांसलेशन किया सर्वोदय में, और सत्यवीर की कथा जो प्लेटो का एपोलॉजी बुक है उसको ट्रांसलेट किया है सत्यवीर की कथा में। सत्यवीर कहते हैं सोक्रेटिस को। ठीक है, ये पहले पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। अब उनकी की आइडियाज देखते हैं गांधी जी की। तो एक तो सत्याग्रह, ट्रूथ फोर्स, सत्य प्लस आग्रह। ठीक है, तो सत्य के लिए सोल फोर्स, सत्याग्रह इज अ सोल फोर्स। एक, इट इज नॉट अ पैसिवली, नहीं है मतलब आप वीक हो इसलिए आप नहीं मान रहे हो मतलब, लेकिन एक एक्टिव रेजिस्टेंस है ये। ठीक है, लेकिन नॉन वायलेंट है। तो एक सत्याग्रह एक डायलेक्टिकल प्रोसेस है। इट हुज अपोनेंट नॉट एज एनिमी बट एज ए ह्यूमन। तो उसको परस्यू करना है हमें, उसको हमें समझाना है, उसको सच बताना है, तो उसको मनवाना है। ठीक है, तो उसके उसके लिए हेट्रेड की फीलिंग नहीं होनी चाहिए हमारे अंदर। तो ये यहाँ से आता है। सो ट्रूथ मल्टीफेसिटेड होता है। ठीक है, ये जैनिज्म में भी अनेकांतवाद हमें देखने को मिलता है, तो यही है। तो यहाँ से भी वो इन्फ्लुएंस थे। देन स्वराज सेल्फ रूल, हिंदू स्वराज जो उनका बुक यहाँ से मिलता है, कि जस्ट नॉट जस्ट नेशनल इंडिपेंडेंस, लेकिन एक सेल्फ भी इंडिपेंडेंट होना है, सेल्फ भी एम्पावर्ड करना है खुद के ऊपर, लेकिन रिस्ट्रेंट्स भी कुछ कुछ होने चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी करो।
तो सेल्फ मास्टरी भी इंपॉर्टेंट है। जो पैशंस डिजायर्स होते हैं, जो हमारे ग्रीड्स होते हैं, उससे भी हमें खुद से ही मुक्ति चाहिए। ठीक है, तो उस सेंस में वो जो भी वेस्टर्न सिविलाइजेशन था उसको क्रिटिसाइज करते हैं, मशीन्स वगैरह पे क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि एट दिन वो अगर जितना ज़्यादा मशीन का रोल होगा उतना ह्यूमन का रोल अगर कम होता जाएगा, तो वो नहीं चाहते थे। ठीक है, तो इस सेंस से दे आर मतलब गांधी जी वॉज नॉट एंटी मशीन एज सच, लेकिन मशीन का ह्यूमन के ऊपर हावी होना उसके वो अगेंस्ट थे। देन सर्वोदय वेलफेयर ऑफ ऑल, जो हमने अभी डिस्कस किया ही है कि मतलब जॉन रस्किन का जो अन टू द लास्ट था वहां से उन्होंने वो ट्रांसलेट किया था। राइज ऑफ ऑल, जो उनका तालिस्मान भी बहुत फेमस है कि हम यूपीएससी के आंसर्स में लिखते हैं ना कि मतलब इसको कोट किया जाता है कि आप कभी भी आप दुविधा में हो क्या करना है, तो आप वो सबसे लास्ट जो लीस्ट एडवांटेज लिस्ट मतलब जो भी सबसे डिप्राइव्ड कोई एक पर्टिकुलर इंसान है, तो उसका फेस मुख के सामने लेके आइए आपने, और उसको क्या मेरी एक्शन उसको हेल्प करेगी ये सोच के आप डिसीजन ले लीजिए। तो इस सेंस में अंत्योदय, तो लास्ट मैन को प्रायोरिटी देनी है जो पूरेस्ट ऑफ पुअर है। देन एंड्स एंड मीन दोनों भी इंपॉर्टेंट है, और मीन्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मीन्स अगर सही होंगे तो ही एंड्स अच्छे होंगे। ठीक है, तो इस सेंस से वो मतलब कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट नहीं थे वो, दोनों भी चीजें चाहिए। एज द सीड्स सो द ट्री, इस सेंस से। ठीक है, उसके बाद मतलब मैकियावेली का जो एंड जस्टिफाई मीन्स है वहाँ वहाँ में उसको काउंटर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब मैकियावेली को सॉर्ट ऑफ काउंटर किया गया है गांधी जी ने। स्टेट को नहीं चाहते थे, स्टेट तो फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट कहा जाता है। तो स्टेट रिप्रेजेंट वायलेंस इन अ कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म। ठीक है, तो राम राज्य एक एनलाइटन एनार्की है वेयर सेल्फ रेगुलेटेड इंडिविजुअल्स कोएग्जिस्ट विदाउट अ कोएर्सिव फोर्स। तो इस तरीके से वो लिखते हैं। तो ये जो उनका ओसेनिक सर्कल का कंसेप्ट है वो डिसेंट्रलाइजेशन के रिगार्डिंग है कि विलेज एज अ बेसिक यूनिट, इंडिविजुअल को एज अ सेंटर वो देखते हैं उसमें। ठीक है, तो पावर शुड नॉट बी पिरामिड, हायरार्किकल नहीं होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि विलेज फिर मतलब आपका डिस्ट्रिक्ट या स्टेट या बाद में सब आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हायरार्की है। ठीक है, तो एक डिसेंट्रलाइजेशन, इक्वल पावर सब जगह डिस्ट्रीब्यूट की हुई है। ठीक है, नॉन कोवर्सिव है। ट्रस्टीशिप का कंसेप्ट है कि मतलब यू आर मतलब ओनर्स तो सब है, यू आर जस्ट ट्रस्टी ऑफ दैट प्रॉपर्टी और ऑफ दैट वेल्थ जो भी मतलब थे। ठीक है, तो जो वेल्दी इंडिविजुअल्स है दे शुड कंसिडर देमसेल्व्स एज अ ट्रस्टी, नॉट ओनर ऑफ दैट ऑल प्रॉपर्टी एक्सेट्रा। ठीक है, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स विदाउट रिलीजन इज लाइक अ ट्रैप ऑफ डेथ। ठीक है, तो एक उनके जो सेवन सिन का कंसेप्ट है वहां से आता है। ठीक है, तो एक यूनिवर्सल इथिक्स मोरालिटी की भी वो बात करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स है जो मैंने साइड में ऐसे मतलब बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड, लूज योरसेल्फ इन द सर्विस टू फाइंड योर अदर्स, लिव लाइक यू विल डाई टुमारो, लर्न लाइक यू विल लिव फॉरएवर, हैप्पीनेस इज व्हेन थॉट वर्ड एंड डीड आर अलाइन। मतलब जो इंटीग्रिटी, पर्सन के अंदर इंटीग्रिटी कब बोलते हैं हम, जो वो सोच रहा है या जो उसके दिमाग में है, जो वो बोल रहा है और जो वो कर रहा है, ये अगर सिंक में हो तो ही पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी बोलेंगे। ठीक है, स्ट्रेंथ कम फ्रॉम विल नॉट मसल, डू समथिंग रिजल्ट्स कम फ्रॉम एक्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कोट्स थे, आपको थोड़ा बहुत इंस्पायर या मोटिवेट करेंगे। अब देखते हैं ग्रेडेड इनइक्वालिटी इज थियोराइज्ड बाय, ये किसने थियोराइज किया है ग्रेडेड इनइक्वालिटी को। इनइक्वालिटी पे कार्ल मार्क्स भी बोलते हैं, ज्योतिबा फुले भी बोलते हैं, पेरियार भी बोलते हैं, बी आर अम्बेडकर भी बोलते हैं, लेकिन ग्रेडेड इनइक्वालिटी किसका कंसेप्ट है, यह है बी आर अम्बेडकर इनका। ठीक है, तो इसमें वो बोल रहे हैं कि इक्वालिटी जो मतलब जो इनइक्वालिटी तो है ही है, लेकिन वो डिह्यूमनाइजिंग भी है, और मतलब विद इन डिप्रेस्ड सेक्शंस भी किसी कोई मतलब खुद को ऊपर दूसरे को नीचे ऐसे देख रहा है। तो इस तरीके से वो पूरी तरीके से मतलब जो सबसे ऊपर और सबसे नीचे जो है, तो बाकी पूरा हायरार्की ही है, मतलब कोई ना कोई एक दूसरे को अपने ऊपर नीचे देख रहा है। तो इस तरीके से एक श्रेणीबद्ध असमानता है वहां पे। और तो पूरा मतलब प्यूरिटी पोल्यूशन का कंसेप्ट और मतलब डिह्यूमनाइजिंग कैसे वो करता है वो पूरा कंसेप्ट वहां से वो आता है। और इसीलिए वो यूनिफिकेशन कभी भी नहीं हो पाएगा विद इन डिप्राइव्ड सेक्शंस आल्सो, क्योंकि वो भी एक मतलब अगर आप देखोगे कि न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो ऑनर किलिंग के बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे नहीं है कि हमेशा मतलब सो कॉल्ड अपर कास्ट और सो कॉल्ड लोअर कास्ट इनमें अगर मैरिज हो तो ही ऑनर किलिंग्स होते हैं। विद इन मतलब डिप्राइव्ड सेक्शंस विद इन मैरिजेस अगर इंटरकास्ट हो रहे हैं तो भी ऑनर किलिंग्स के इंसिडेंट्स हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सब इसीलिए फिर कभी यूनिफिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। Which among the following schedule was added to the constitution by 73rd amendment act? 73rd, दो अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 73rd एंड 74।
तो 73rd से कौन सा शेड्यूल डाला गया था? तो इसका आंसर है 11th शेड्यूल। ठीक है, तो आप अभी हमें पूरा सारे शेड्यूल्स हम रिवाइज कर लेंगे अभी। ठीक है, तो एक तो 11th शेड्यूल जो है वो 73rd अमेंडमेंट एक्ट से डाला गया था। उसमें पंचायत, जो ग्राम पंचायत होती है, जो उसकी 29 सॉर्ट ऑफ फंक्शनल पावर्स दिए हुए हैं 1992 में। तो ग्राम सभा है, 3 टीयर स्ट्रक्चर है, रेगुलर इलेक्शन है, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है एससी एसटी एंड वुमेन को, स्टेट इलेक्शन कमीशन है, स्टेट फाइनेंस कमीशन है। ये सब प्रोविजंस भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें 73rd अमेंडमेंट एक्ट से। तो कौन से शेड्यूल्स है? टोटल 12 शेड्यूल्स है। फर्स्ट शेड्यूल मतलब जो लिस्ट ऑफ स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, टेरिटोरियल एक्सटेंट कौन से स्टेट का क्या होगा, ये सब। सेकेंड शेड्यूल में प्रोविजंस रिगार्डिंग टू मतलब जो भी सैलरीज अलाउंसेस होंगे, तो प्रेसिडेंट की सैलरी होगी, गवर्नर की होगी, स्पीकर की होगी, जजेस की होगी, कैग की होगी, ये सब। थर्ड शेड्यूल में ओथ जो लेनी है, ठीक है, तो अलग अलग डिग्निटरीज ओथ लेते हैं। फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा में जो सीट्स का अलोकेशन है वो है। फिफ्थ शेड्यूल में शेड्यूल्ड एरियाज, ट्राइबल एरिया, जो लगभग 10 स्टेट्स में है। ठीक है, तो कौन से 10 स्टेट है? कमेंट करो, आप बताओ कौन से 10 स्टेट है। और अगर आप उसको याद रखना भी बहुत ईजी है, क्योंकि अब महाराष्ट्र है तो ऊपर गुजरात भी है, कर्नाटक है, साइड में तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, झारखंड है। तो ऐसे वो ना एक बंच है, और ऊपर थोड़ा बहुत और एक दो स्टेट्स है। तो आप बताना कौन से स्टेट्स है। सिक्स शेड्यूल में 4 स्टेट्स है। ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है यहाँ पे। सेवन शेड्यूल में डिवीजन ऑफ पावर दिया हुआ है विद इन यूनियन एंड स्टेट, ऑल 3 लिस्ट है वहाँ पे। एट शेड्यूल में 22 लैंग्वेज है। पहले 14 थी, फिर बाद में एक ऐड की, फिर 3 ऐड की, फिर 4 ऐड की। कौन से कब ऐड की, कौन से अमेंडमेंट से ऐड की, ये सब बताओ। नाइन शेड्यूल फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से 1951 में डाला गया, जो लैंड रिफॉर्म्स हुए थे उसको प्रोटेक्ट करता है। टेंथ शेड्यूल 52nd अमेंडमेंट एक्ट से एंटी डिफेक्शन लॉ है। ठीक है। 11th शेड्यूल ये जो अभी हमने देखा कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट पंचायत राज से रिलेटेड है। 12th शेड्यूल म्यूनसिपालिटी, जो अर्बन लोकल गवर्नेंस है, वहां से रिलेटेड है। तो टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ये उसका एक सॉर्ट ऑफ आप उसके याद रख सकते हो। टी से टेरिटरीज, ई से इमलमेंट्स, ए से अफर्मेशन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब आप याद कर सकते हो। अब देखते हैं 8th शेड्यूल में कौन सी लैंग्वेज कब ऐड हुई। ठीक है, पहले 14 थी, अभी टोटल है 22। तो लगभग 8 लैंग्वेजेस ऐड हुई है। ठीक है, तो सबसे पहली ऐड हुई है सिंधी लैंग्वेज ऐड हुई। ठीक है, सिंधी लैंग्वेज ऐड हुई है। मतलब ये 15th लैंग्वेज थी। टोटल 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 में ऐड हुई है। ये वो लगभग 2 बार यूपीएससी में आ चुका है, प्रीलिम्स में भी। ठीक है, तो आपने यूजीसी नेट में भी आता ही है। 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में हुआ, उसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म कुछ कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में हुआ, उसमें 4 लैंग्वेजेस, बी डी एम एस। तो ठीक है, तो बोडो, बोडो से याद रहेगा, बो और डो से डोंगरी। ठीक है, और फिर यहाँ पे लीली है दोनों के एंड में, मैथिली और संथाली। ठीक है, तो इस तरीके से 4 लैंग्वेजेस ये ऐड हुई है 2003 में। दूसरे की इंपॉर्टेंट है शेड्यूल्स में, 7 शेड्यूल में जो चेंजेस हुए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से, जब इंदिरा गांधी जी का रिजिम था इमरजेंसी के टाइम में। तो लगभग ये जो 5 सब्जेक्ट्स थे वो स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में लिए गए। एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट्स एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये सब ठीक है। तो 1972 का जो एक्ट था ना, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये तो पहले मतलब 2 स्टेट से ज़्यादा स्टेट्स ने रिक्वेस्ट की सेंटर को, सेंटर ने इनएक्ट किया, वैसे लागू हुआ है। इसके पहले मतलब अमेंडमेंट से पहले लागू हुआ था वो। ठीक है, 1972 में। तब ये स्टेट लिस्ट में था फॉरेस्ट, तो वो सेंटर नहीं लॉ बना सकता था फॉरेस्ट पे तब, मतलब उस सेंस से, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स एंड बर्ड्स पे। ठीक है, तो इस तरीके से। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट से क्या क्या चेंज हुआ? पार्लियामेंट में चेंज हुआ मोस्ट, मतलब प्रेसिडेंट को बाउंड किया गया कि वो एडवाइस ऑफ कैबिनेट सुनना ही सुनना है। ट्रिब्यूनल्स, आर्टिकल 323 ए से एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स, और बाकी के ट्रिब्यूनल 323 बी से ऐड किए। ये 5 सब्जेक्ट, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ये सब स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया। ठीक है, उसके बाद प्रियम्बल में चेंज हुआ, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी, 3 वर्ड्स ऐड किए गए। देन आर्टिकल 51 ए फंडामेंटल राइट्स, स्वर्ण सिंह कमेटी थी। ठीक है, फंडामेंटल राइट, सॉरी, फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई 51 ए में। उसके बाद डीपीएसपीज में भी कुछ कुछ चेंज हुए, लगभग 1 2 3 4 डीपीएसपीज नए ऐड किए गए। 30 आर्टिकल 39 में सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये सब। ठीक है, 39 ए में फ्री लीगल एड। ठीक है, वो। उसके बाद 43 ए में वर्कर्स का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन कर पाना, और 48 ए में टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव एनवायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो ये 4 चीज़ें डीपीएसपीज में ऐड हुई है। अब बहुत सारी अदर निगेटिव चीज़ें भी हुई थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, तो 44th अमेंडमेंट से उसको रेक्टिफाई किया गया, उसको सही किया गया। ठीक है, तो इसमें भी क्या क्या चेंज हुए हैं? तो एक तो राइट टू प्रॉपर्टी पहले हटा दिया गया है, तो बहुत लोग कंफ्यूजन हो जाता है कि राइट टू प्रॉपर्टी कब हटा है।
इंदिरा गांधी जी के टाइम में हटाया नहीं, उसके बाद मोरारजी देसाई जब पीएम थे, जनता पार्टी का गवर्नमेंट था, तब राइट टू प्रॉपर्टी जो फंडामेंटल राइट था उसको हटा के आर्टिकल 300A में डाला गया है। ठीक है। देन जो इमरजेंसी लगाने के लिए जो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस का वर्ड था वो हटा के वहाँ पे आर्म्ड रिबेलियन ये वर्ड डाला गया। ठीक है। और कोई भी इमरजेंसी हो तो आर्टिकल 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। आपको बताना है कौन सा आर्टिकल 20 और क्या है आर्टिकल 21 में। ठीक है, तो 20 एंड 21 बताओ मुझे क्या क्या है। देन प्रेसिडेंट टू डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी ओनली ऑन रिटर्न रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट। ठीक है, तो ये सब ऐड किया गया है 44 से। देन मिनिमाइज इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस, ये सब ऐड किया है डीपीएसपीज में आर्टिकल 38 में। मेड सर्टन प्रोसीजरल सेफगार्ड्स विद रिस्पेक्ट टू नेशनल इमरजेंसी, ये तो हमने अभी देखा। फिर नलिफाइड अनजस्टिफाइड अदर जो जो चीजें हुई थी वो सब हटा दी है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द म्युनिसिपालिटीज, म्युनिसिपालिटीज का शेड्यूल कौन सा है? अभी हमने 12 के 12 शेड्यूल्स लगभग रिवाइज किए थे, तो आपको बताना है कि कौन से है म्युनिसिपालिटीज के शेड्यूल्स। तो 3 प्रकार की म्युनिसिपालिटी मतलब अर्बन लोकल बॉडीज होती है। एक नगर पंचायत होती है जो स्मॉल अर्बन एरियाज है, जो अभी अभी रूरल से अर्बन बन रहे हैं। दूसरा होता है म्युनिसिपल काउंसिल, जो बड़े ट्रांजिशन हो रहा है जिनका बड़े एकदम शहर में। और जो एकदम बड़े शहर होते हैं वहां पे होता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, लार्जर। तो ये 3 चीजें होती है। तो कौन सा शेड्यूल है? 12 शेड्यूल है। ठीक है, 243W। ठीक है, तो मैंने इसको याद रखा था। सिटीज में क्या होता है? वार्ड्स होते हैं, वार्ड्स इलेक्शन वार्ड वाइज होते हैं। और गांव में क्या होती है? ग्राम सभा होती है, गांव गांव से जी। तो 243G जो है वो ग्राम पंचायत के पावर्स है। गांव ग्राम सभा जी ऐसे याद रख सकते हो। और शहर में होते हैं वार्ड्स, तो 243W। तो 12 शेड्यूल है 1992 74th अमेंडमेंट एक्ट, 18 फंक्शनल पावर्स दिए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है, चलो फिर से एक बार सारे 12 शेड्यूल्स देखते हैं। फर्स्ट शेड्यूल में लिस्ट ऑफ स्टेट, यूनियन टेरिटरीज, टेरिटोरियल एक्सटेंट, ये सब दिया हुआ है, स्टेट्स के नाम जो भी है। ये आर्टिकल 3। ठीक है, यहाँ से 1 to 3 इसके अराउंड जो भी चेंजेस होते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट होंगे। सेकेंड शेड्यूल में गवर्नर, स्पीकर, जजेस, कैग, प्रेसिडेंट, इनका सब सैलरीज वगैरह, अलाउंसेस, ये सब दिया हुआ है। थर्ड शेड्यूल में जो ओथ उनको लेनी होती है ना, अफर्मेशन ओथ, ये सब दिया हुआ है। फोर्थ शेड्यूल में मुझे बताना स्पीकर की ओथ होती है क्या? आप कमेंट में बताओ, स्पीकर ओथ लेता है क्या जब वो स्पीकर बनता है? ठीक है। देन फोर्थ शेड्यूल में राज्यसभा में जो सीट का एलोकेशन होगा ये सब दिया हुआ है। फिफ्थ शेड्यूल डील्स विद द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, जो लगभग 10 स्टेट्स में शेड्यूल्ड एरियाज कौन से 10 स्टेट्स है बताओ कमेंट में। उसके बाद सिक्स शेड्यूल में जो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, ATMM ऐसे याद रखा है मैंने इसको। ठीक है, तो ATMM, अत्रे मिमी ऐसे भी याद रख सकते हो। ठीक है, तो सेवन शेड्यूल में जो 3 लिस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये सब दिया हुआ है। 8 शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस है। 9 शेड्यूल जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 से डाला गया, लैंड रिफॉर्म्स जो थे उसके रिगार्डिंग, जुडिशियल रिव्यू से बचाने के लिए। उसके बाद क्योंकि तब राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था। ठीक है, 10 शेड्यूल में एंटी डिफेक्शन लॉ, आयाराम गयाराम। 11 शेड्यूल में ग्राम पंचायत की पावर सारे 243G। एंड 12 शेड्यूल 243W जो पावर्स है अर्बन म्यूनिसिपालिटीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट के रिगार्डिंग कौन सा पार्ट है? कॉन्स्टिट्यूशन के सारे पार्ट्स पता होने चाहिए एटलीस्ट सारे। ठीक है, छोड़ दो 22 के 22 नहीं, लेकिन जो की इंपॉर्टेंट पार्ट्स है हम सारे पार्ट्स रिवाइज करेंगे इसके बाद, इस क्वेश्चन के बाद। तो बताओ फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में है? थर्ड पार्ट में है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में है। तो बताओ मुझे कि राइट टू फ्रीडम के आर्टिकल कौन कहाँ से कहाँ स्टार्ट होते हैं? राइट टू फ्रीडम के आर्टिकल याद करो, खुद दिमाग में सोचो कौन से आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम के। ठीक है, 14 से सॉरी राइट टू इक्वालिटी के 14 से 18, राइट टू फ्रीडम के 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के 23 एंड 24। ये भी पता होना चाहिए आपको कि 23 क्या है, 24 क्या है, 19 में कौन से फिर 5 6 अदर फंडामेंटल राइट्स है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन से लेके पूरा मोबिलिटी तक। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28। ठीक है, कल्चरल एजुकेशनल राइट 29 एंड 30, एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32। और ये यहाँ पे बस सुप्रीम कोर्ट का मेंशन है, हाई कोर्ट का नहीं। ठीक है, हाई कोर्ट में आप 226 के अंदर जाते हो।
तो पार्ट 3 में है आर्टिकल 12 से 35 के बीच में फंडामेंटल राइट्स, जिसको मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। पार्ट 2 में सिटीजनशिप के रिगार्डिंग प्रोविजंस है। पार्ट 1 में जो पहले यूनियन स्टेट वगैरह ये सब, जो इंडिया दैट इज भारत, ये सब वहाँ पे है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन से पहले पार्ट 1 यूनियन एंड टेरिटरी, पार्ट 2 सिटीजनशिप, पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स, पार्ट 4 डीपीएसपीज, पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज, पार्ट 5 यूनियन, ये भी इंपॉर्टेंट है, पार्ट 6 स्टेट्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पार्ट 8 यूनियन टेरिटरी इंपॉर्टेंट है, पार्ट 9 पंचायत इंपॉर्टेंट है, पार्ट 9A म्यूनसिपालिटीज इंपॉर्टेंट है, 9B जो 97 अमेंडमेंट एक्ट से डाला गया है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज पार्ट 10, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट पार्ट 11, फेडरलिज्म से रिगार्डिंग जो भी प्रोविजंस है सारी, फाइनेंस प्रॉपर्टी ट्रेड पार्ट 12, ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स पार्ट 13, सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट यूपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब पार्ट 14, ट्रिब्यूनल्स पार्ट 14A, 323 अमेंडमेंट एक्ट, सॉरी 323A एंड 323B, ये दो आर्टिकल्स। देन पार्ट 15 में इलेक्शंस, उसके बाद जो स्पेशल प्रोविजंस रिगार्डिंग सर्टेन क्लासेस वगैरह, ये सब यहाँ पे आता है, जो रिजर्वेशन अफर्मेटिव एक्शन जो भी पार्लियामेंट में वगैरह ये सब है। ऑफिशियल लैंग्वेज 17, इमरजेंसी प्रोविजंस, ये इंपॉर्टेंट है, इमरजेंसी प्रोविजन पूछते हैं। पार्ट 18, उसके बाद इंपॉर्टेंट है ये जो पार्ट 20 है अमेंडमेंट 368 नंबर आर्टिकल, ठीक है, तो ये यहाँ पे है। ये एटलीस्ट इतने पार्ट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सब कुछ छोड़ दो 21 22, ये सब जो टेम्पररी ट्रांजिशनल वगैरह है, जो अभी 371 तो हट गया है, 370 तो हट गया है, ठीक है। तो 371 ये अभी भी है, 371 इसमें कौन से स्टेट है बताओ आप, ठीक है। Who among the following used the term bullock capitalist? Bullock capitalist, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? ग्रीन रिवोल्यूशन का कॉन्टेक्स्ट है इसको, तो ये किसका है? ग्रेनविल ऑस्टिन, बैल पूंजीपति वर्ड किसने यूज किया है? ग्रेनविल ऑस्टिन, पॉल ब्रास, मायरन वेनर, लॉयड रुडोल्फ एंड सुजैन रुडोल्फ, ठीक है। तो सुजैन रुडोल्फ, तो किसका है ये कंसेप्ट? ये है इनका, लॉयड रुडोल्फ और सुजैन रुडोल्फ का। तो जो ग्रीन रिवोल्यूशन उनका एक बुक है इंपॉर्टेंट, इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी, ये भी पूछा जाता है। तो जो एक मिडल टू रीच, जो बीच में एक इंडिपेंडेंट एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स का क्लास ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद बना, और वो काफी इन्फ्लुएंशियल भी हो गया, ठीक है। मतलब जो भी उस टाइम पे टिकैत और जो उस टाइम का जो पॉलिटिक्स 1980s 90s में हुआ है, जनता दल वगैरह इस पार्टीज उस टाइम पे, जनता दल यूनाइटेड वगैरह ये सब पार्टीज वहाँ पे इमर्ज हुई, ठीक है। चौधरी चरण सिंह, इनका सबका पॉलिटिक्स, तो ये सब उस कॉन्टेस्ट में कहा गया है, ठीक है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द 13 अमेंडमेंट टू यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन में? 13 अमेंडमेंट क्या था भाई यूनाइटेड स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन में? अब ये सब इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ऐसे कुछ कुछ की चीजें होती है जो पता होनी चाहिए। एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, राइट टू प्रॉपर्टी, इंडिविजुअल फ्रीडम या कलेक्टिव फ्रीडम? 13 अमेंडमेंट है एबोलिशन ऑफ स्लेवरी के रिगार्डिंग, ठीक है, दास प्रथा का उन्मूलन। तो रेटिफाइड हुआ था 1865 में, और रेटिफिकेशन होने के कुछ दिन, लगभग 8 मंथ पहले ही अब्राहम लिंकन की असैसिनेशन हुआ था, लेकिन उनका बहुत बड़ा रोल है इसको रेटिफाई करने में और पूरे प्रोसीजर में। पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ, पार्लियामेंट सॉवरिन है, पार्लियामेंट सुप्रीम है, कहाँ पे? यूके का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल ऑफ द अबव। बताओ संसदीय संप्रभुता, पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है यूके का कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि यूके में कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, एक तो पहली बात, और वहाँ की पार्लियामेंट सुप्रीम है, ठीक है, और उनके कोर्ट्स के पास जुडिशियल रिव्यू का पावर नहीं है। वो कहाँ से आता है, कहाँ से इन्फ्लुएंस होता है? हॉब्स ने क्या लिखा है? लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरेन, ठीक है। तो कंप्लीट सॉवरेनिटी यहीं से आती है, ठीक है। तो लॉ मेकिंग किसके पास पावर है? लॉ मेकिंग का पार्लियामेंट के पास होता है। तो जो पार्लियामेंट सुप्रीम जो है वो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है, यूके में है ये कंसेप्ट। इंडिया में और यूएसए में जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है, तो हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, ठीक है। हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है, पार्लियामेंट या जुडिशरी सुप्रीम नहीं है हमारे यहाँ पे। तो पार्लियामेंट सुप्रीमिटी कॉर्नरस्टोन ऑफ यूके कॉन्स्टिट्यूशन, और यूएसए और इंडिया में जुडिशियल रिव्यू होता है, तो हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। हाउस ऑफ कॉमन्स इज द लोअर चेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ, हाउस ऑफ कॉमन्स कहाँ पे है? हाउस ऑफ कॉमन्स
दो है, देखो, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स होता है वहां पे, हाउस ऑफ कॉमन्स एंड हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये है यूनाइटेड किंगडम में, ठीक है। तो हाउस ऑफ कॉमन्स में जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे लोकसभा है, ठीक है, जिसको हाउस ऑफ पीपल्स बोला जाता है, और एक होता है जो हाउस ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा होता है, वैसे ही वहाँ पे हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, अ, ठीक है। तो ये सब वहाँ पे है। यूएसए में कांग्रेस है, उसमें कांग्रेस में फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सीनेट, ऐसे दो बॉडीज होती है। एंड चाइना में नेशनल पीपल्स कांग्रेस है, एक यूनिकैमरल है चाइना में, तो दो हाउसेस है नहीं, ठीक है। हाउ मेनी डेज ऑफ वेज, ये तो अभी कितना इंपॉर्टेंट रहा नहीं, क्योंकि मनरेगा ही नहीं रहा। लेकिन मनरेगा में कितने दिन का था वो, मतलब, तो ये तो 100 दिन का था, इस क्वेश्चन का कुछ अभी मतलब नहीं, लेकिन हम रिवाइज करेंगे जो अभी जी राम जी बिल आया है उसको, ठीक है। तो मनरेगा में 100 डेज, मनरेगा एक्ट 2005 में आया था, ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अब आया है जी राम जी बिल, ठीक है। तो विकसित भारत ग्रामीण रोजगार वगैरह वगैरह, जीविका मिशन, ठीक है। तो गारंटेड वर्क डेज पहले एटलीस्ट 100 डेज थे, अभी 125 डेज हुए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरा ये 100 डेज का बियर करता था 100%, लेकिन अभी 60-40 में डिवाइड होगा स्टेट और सेंटर में। एक जस्टिसेबल राइट था, आप कोर्ट जा सकते थे, अगर आपको काम नहीं मिला आप सू कर सकते थे उससे, जो भी ऑफिसर्स थे वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे एक गारंटी लिमिटेड है, ऐसे कोई ऐसे वो जस्टिसेबल राइट नहीं है ना, यही तो बोल रहे हैं ना कि राइट बेस्ड अप्रोच से हम दूर जा रहे हैं। तो ये नहीं है थोड़ा, ठीक है। तो बजटिंग का अप्रोच ये था कि बजट कितना, मतलब ऐसी कुछ लिमिट नहीं थी, डिमांड बेस्ड था, जितना काम होगा उतना पैसा देना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अब सेंटर विल डिफाइन एक फिक्स्ड बजट होगा इस स्कीम का। पहले क्या था कि अलॉशन जो भी होता था उसकी बियॉन्ड भी अगर जाता था डिमांड, तो वो देना पड़ता था, ऐसे नहीं है अभी। ऑपरेशनल क्या है कि जो मानसून का सीजन होगा, एक इशू है ना कि भाई जब मनरेगा होता है तो लेबर्स नहीं मिलते एग्रीकल्चर काम के लिए, ऐसे एक इशू रेज किया जाता था। तो एक मानसून के टाइम 60 डेज का एक बंद हो सकती है स्कीम, सस्पेंशन हो सकता है थोड़ा बहुत उस काम का, मनरेगा की। अभी मनरेगा नहीं, मतलब जी राम जी जो भी है। तो उसके बाद मैंडेट्स वेजेस टू बी पेड विद इन 15 डेज, यहाँ पे वीकली पे करने हैं। ये कुछ चेंजेस है, आ सकता है, ठीक है। सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग इज थ्योराइज्ड बाय, ये किसका है? सेल्फ रिगार्डिंग अदर रिगार्डिंग, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस एंड अदर रिगार्डिंग एक्शंस, स्व विषयक एंड पर विषयक, ये सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? इजी है, ठीक है। यह है जॉन स्टुअर्ट मिल, जेएस मिल का कंसेप्ट। तो हम अभी पूरा जेएस मिल को भी रिवाइज करेंगे। उसका जो ऑन लिबर्टी बुक था 1859 में जो पब्लिश हुआ था, उसमें हार्म प्रिंसिपल की वो बात करता है, अगर आपकी कोई एक्शन दूसरों को हार्म कर रही तो ही स्टेट इंटरवीन कर सकता है, अदरवाइज स्टेट को इंटरवीन नहीं करना है, ठीक है, उस तरीके से। तो इसके कुछ कुछ की इंपॉर्टेंट जेएस मिल के कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आ सकती है आपके एग्जाम में। एक हार्म प्रिंसिपल है, मतलब जो सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन है, और अदर रिगार्डिंग एक्शन है तो ही स्टेट इंटरफेयर कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। तो ठीक है, सेल्फ रिगार्डिंग अदर रिगार्डिंग एक्शन उसी रिगार्डिंग है, ठीक है। तो प्लूरल वोटिंग, वोट बेस्ड ऑन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो एक वेटेज होगा, ऐसे नहीं कि सबको एक ही वोट, सबके वोट की एक ही वैल्यू, ऐसे नहीं है, ठीक है। इसलिए वो बोलते थे कि जो इंडिया हो या तब जो यहाँ पे वो डेस्पोटिक एक मतलब बिनोवेलेंट डेस्पोटिज्म होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो क्राउड है वो इग्नोरेंट है, उनको नहीं पता कि कैसे लीडर्स होने चाहिए वगैरह वगैरह। तो पहले तो एजुकेशन हो, आप ऐसी नहीं डेमोक्रेसी मिलती, आपको उसके लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको उसके काबिल बनना पड़ेगा, उस सन से वो लिखते थे। ओपन बैलेट, सीक्रेट बैलेट को पूरा अपोजिशन करते थे। डेवलपमेंटल डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इंप्रूव सिटीजन कैरेक्टर, क्योंकि हम पार्टिसिपेट करते हैं, अपने ओपिनियंस वहाँ पे तैयार होते हैं जो भी है। एक मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज, ट्रूथ इमर्जेस फ्रॉम द क्लैश ऑफ ओपिनियंस। तो इसलिए अगर 99% कुछ अलग बोल रहे हैं और 1% कुछ अलग बोल रहा है, तो उसको भी वो बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच वो जेस मिल देते हैं, ठीक है। तो उनके मेजर वर्क्स है सिस्टम ऑफ लॉजिक, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ऑन लिबर्टी, ठीक है। वहाँ पे वो हम प्रिंसिपल देते हैं, पूछा जा चुका है क्वेश्चन एक दो बहुत बार। कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, जहाँ पे वो प्लूरल वोटिंग को सपोर्ट करते हैं। उसके बाद यूटिलिटेरियनिज्म, उन्होंने मतलब पूरा चेंज किया था, ठीक है। तो जेएस मिल के जो पापा थे वो दोस्त थे बेंथम के, तो बेंथम को सॉर्ट ऑफ गुरु भी थे जेएस मिल के, तो उस सेंस से वो पूरा उनको बेंथम को खड़ा कर दिया अपने सर पे। तो उस तरीके से बेंथम क्या बोलता है कि क्वालिटेटिव डिफरेंस नहीं होता, सारा प्लेजर एक जैसा ही है, लेकिन मिल नहीं बोलता, मिल बोलता है कि प्लेजर में भी डिफरेंस होता है, क्वालिटेटिव प्लेजर अलग होता है।
जो चीज़ें आप एनिमल्स के साथ शेयर करते हो, जो आप एज ए ह्यूमन, एज ए रैशनल बीइंग जो चीज़ें हो, वो हायर लेवल पे है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, जो उनकी वाइफ थी हैरियट टेलर, उसके साथ मिलके या सॉर्ट ऑफ मतलब वो बुक लिखा गया है। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है। मिल को रिलेक्टेंट डेमोक्रेट भी कहा जाता है, क्योंकि वो ऐसे प्लूरल वोटिंग है, ये सब जो बारबेरिक कंट्रीज वो बोलता था, ठीक है, जहाँ पे इग्नोरेंस है या जहाँ पे लिटरेसी नहीं है, वहाँ पे तो वहाँ पे नहीं होना चाहिए डेमोक्रेसी। तो ये सब इसलिए रिलेक्टेंट डेमोक्रेट भी कहा जाता है। क्वालिटी ऑफ हैप्पीनेस इज नॉट लेस इंपॉर्टेंट देन क्वांटिटी, तो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट लेके आता है यूटिलिटेरियनिज्म में। देन वुमेन्स का राइट टू वोट को, प्लूरल वोटिंग को सपोर्ट करता है। हार्म प्रिंसिपल भी उसका ही है। तो इजाया बर्लिन ने मिल को क्रिटिसाइज किया है, ठीक है। इसके बाद उसको एज ए ब्रिज थिंकर भी कहा जाता है, क्लासिकल लिबरलिज्म और मॉडर्न लिबरलिज्म के बीच वाला, ठीक है। टायरनी ऑफ मेजोरिटी, ये कंसेप्ट उसने टॉकवेल से बोरो किया था। ऑल रेस्टोरेंट फॉर रेस्टोरेंट इज एन इविल, ये स्टेटमेंट उसका ही है, जेएस मिल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मैच बुक्स दिए हैं और थिंकर्स दिए हैं। बताओ कैपिटल किसका है, प्रिजन नोटबुक किसका है, थियरी ऑफ जस्टिस किसका है, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया किसका है। ठीक है, तो कैपिटल जो है वो कार्ल मार्क्स का है। प्रिजन नोटबुक ग्रामसी का है। थियरी ऑफ जस्टिस जॉन रॉल्स का है, 1971 में आया था। और एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया जो जॉन रॉल्स को क्रिटिसाइज करता है, रॉबर्ट नॉजिक एज ए रिएक्शन देता है वो, ठीक है। तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स का हमने देखा, प्रिजन नोटबुक ग्रामसी का, थियरी ऑफ जस्टिस 1971 जॉन रॉल्स का, एनार्की स्टेट यूटोपिया रॉबर्ट नॉजिक का, ठीक है। तो अब कार्ल मार्क्स के सारे बुक्स को एक बार रिवाइज करते चलो। क्रिटिक ऑफ हेगेल्स फिलोसॉफी ऑफ राइट, मतलब हेगेल्स आइडिया को पहले देता था इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो मार्क्स बोलता है नहीं, मैटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैटर पहले आया। तो ये यहाँ पे सारा ये डिबेट। इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ईपीएम, जहाँ पे वो एलिनेशन की कंसेप्ट देता है। उसके बाद थेसिस ऑन फ्यूरबर्ग, तो यहाँ पे फिलोसोफर को बस इंटरप्रेट ही नहीं करना, वर्ल्ड को चेंज करना है, ठीक है। तो ये है द पॉवर्टी ऑफ फिलोसॉफी, क्रिटिक ऑफ पैराडॉन, ये सब ये बुक आया। इसके बाद क्लास स्ट्रगल इन फ्रांस, 18 ब्रूमेर ऑफ लुइस बोनापार्टी, ये यहाँ पे आया, ठीक है। यहाँ पे एक हिस्ट्री मतलब 2 बार होती है, फर्स्ट एज ए ट्रेजेडी, देन एज ए फांसी, इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर ऐसे आया था यूपीएससी में। तो इसके बाद ग्रुनराइज पॉलिटिकल इकोनॉमी का क्रिटिसिज्म करता है वो। उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, ये सब बेस्ड स्ट्रक्चर यहाँ पे है। देन वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट, देन दास कैपिटल 1867 में, यहाँ पे एनालिसिस ऑफ कैपिटलिज्म, क्रिटिसिज्म, क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म, सरप्लस वैल्यू, सिविल वॉर इन फ्रांस, देन क्रिटिक ऑफ द गोता प्रोग्राम, एंड देन दास कैपिटल वॉल्यूम 2 एंड 3। ये सब इंपॉर्टेंट बुक्स है कार्ल मार्क्स के। देन ग्रामसी के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स कंसेप्ट देखते हैं। एक सम एस्पेक्ट्स ऑन साउथर्न क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे एनालिसिस ऑफ डिवाइड बिटवीन नॉर्थर्न एंड साउथर्न इटली, ये सब यहाँ पे है। देन प्रिजन नोटबुक, जो उसके राइटिंग्स का एक हेजेमनी, जहाँ पे सिविल वॉर, वॉर ऑपोजिशन, ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स, वॉर ऑफ मैन्योर, ये सब यहाँ पे मिलता है प्रिजन नोटबुक में, ठीक है। लेटर्स फ्रॉम प्रिजन, द मॉडर्न प्रिंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ग्रामसी भी इटली से था और मैकियावेली भी इटली से है, ठीक है। तो उसको कंप्लीट करना था एक, भाई अभी प्रिंस कैसे होगा, लेकिन मतलब एक री इंटरप्रेट करता है वो मैकियावेली के प्रिंस को, और वो कम्युनिस्ट पार्टी को कहता है मॉडर्न प्रिंस, ठीक है। देन सिलेक्शन फ्रॉम द प्रिजन नोटबुक एक्सेट्रा, जो भी उसका राइटिंग है। जॉन डॉल्स के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स देते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट थियरी ऑफ जस्टिस, जहाँ पे वेल ऑफ इग्नोरेंस, ओरिजिनल पोजीशन, डिफरेंस प्रिंसिपल, ये सब है। देन पॉलिटिकल लिबरलिज्म, वहाँ पे ओवरलैपिंग कंसेंसस, रिजनेबल प्लुरलिज्म, ये सब है। लॉ ऑफ पीपल, यहाँ पे जस्टिस इन इंटरनेशनल रिलेशंस में जस्टिस लेके जाना है, लॉ ऑफ पीपल्स में। रियलिस्टिक यूटोपिया, देन लेक्चर्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ मॉरल फिलोसॉफी, यहाँ पे वो ह्यूम, कांट, हेगेल, इनको एनालाइज करता है। जस्टिस एज ए फेयरनेस, रीस्टेटमेंट, यहाँ पे मतलब नॉजिक ने क्रिटिसाइज किया था रॉल्स को, तो वो यहाँ पे फिर से रिवाइज कर रहा है खुद के थ्योरी को और उसका आंसर कर रहा है, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ पे आता है। तो ये इंपॉर्टेंट बुक्स भी बार बार पूछते हैं, और ये भी चीजें आती है, ओवरलैपिंग कंसेंसस किसका है, जस्टिस को एज ए फेयरनेस किसने बोला है, ओरिजिनल पोजिशन किसका है, वेल ऑफ इग्नोरेंस किसका है। तो ये सब आता रहता है, ठीक है। और ये क्रोनोलॉजी भी याद रखो, क्योंकि ये लेटेस्ट थिंकर्स है सारे, तो ये क्रोनोलॉजी भी पूछते हैं। इसके बाद रॉबर्ट नॉजिक, एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया, यहाँ पे इंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस वो देते हैं, मिनिमल स्टेट की बात करते हैं, रॉल्स को क्रिटिसाइज करते हैं। एक लिबर्टेरियन थिंकर है रॉबर्ट नॉजिक, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स को हाईली मतलब इंडिविजुअल सेंट्रिक पूरा फिलोसॉफी है उनका, जो भी किसी भी प्रकार से फ्रीडम को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, जहां पे भी आप स्टेट का रोल लेके आओगे फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज होगा, मतलब, ठीक है।
तो ये सब है। देन फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशंस, द एग्जामाइंड लाइफ, नेचर ऑफ रैशनैलिटी, सोक्रेटिक पजल, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यही एक बुक है। और एंटाइटलमेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस याद रखो, ठीक है। अब क्या है ना, ये डिबेट जैसा चला है ये पूरा। मतलब पहले थ्योरी ऑफ जस्टिस आया जॉन रॉल्स का 1971 में, उसको क्रिटिसाइज किया रॉबर्ट नॉजिग ने एनार्किस्ट स्टेट एंड यूटोपिया में। एक लिबर्टेरियन क्रिटिक जैसा देखा जाता है इसको। उसके बाद माइकल सैंडल ने भी रॉल्स को क्रिटिसाइज किया है। सैंडल एक कम्युनिटेरियन थिंकर है, ठीक है। तो लिबरलिज्म एंड द लिमिट्स ऑफ जस्टिस, इसमें वो क्रिटिसाइज करता है। इसके बाद रॉल्स इन सब क्रिटिसिज्म को आंसर देता है उसके पॉलिटिकल लिबरलिज्म बुक में 1993 में। और फिर अमर्त्य सेन भी रॉल्स को क्रिटिसाइज करते हैं कि जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो लोगों के अंदर कैपेबिलिटीज भी होनी चाहिए, वो जो चीजें डिस्ट्रीब्यूट की है उसको यूज करने की। तो उसके अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा या उसके अकॉर्डिंगली सोचना पड़ेगा। तो एंड में वो मतलब फंक्शनिंग भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कैपेबिलिटी अप्रोच आता है इनइक्वालिटी रीएग्जामिन 1995 में अमर्त्य सेन। तो एक डिबेट जैसा चला है ये। तो ये बुक्स की क्रोनोलॉजी भी याद रखो आप, ठीक है। ये इमेजेस सारे जानबूझ के दिए हुए हैं, क्योंकि आपके सामने जब फेस हो ना तो ज्यादा जल्दी चीजें दिमाग में भी रहती है, और फिर फेस ही सबसे पहले आपको दिमाग में आएगा, ठीक है। ये रॉल्स है, ये नॉजिक है। फॉर जॉन लॉक, नॉलेज इज बेस्ड ऑन नॉलेज। हमने जॉन लॉक जब रिवाइज किया था तो उसमें क्या देखा था कि जॉन लॉक एक टेबुलर रसा की बात करता है। टेबुलर रसा क्या है? एक ब्लैंक स्लेट है, हम जन्म से कुछ लेके नहीं आते, ठीक है। तो जो भी हमारा नॉलेज है वो एक्सपीरियंस के बेसिस पे आता है। हम इननेट नॉलेज नहीं होता जन्म से, हमारे अंदर कुछ डाला गया है भाई, हमारा बिहेवियर कैसे होगा वगैरह वगैरह, ऐसे जॉन रॉल्स का कहना है, ठीक है। तो वो बोलता है जो भी हम सीखते हैं, जो भी हम गेन करते हैं, वो सब एक्सपीरियंस, जो हम सेंस करते हैं, जो भी हम चीजें छूते हैं, जहाँ से जो भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो भी हम बातें कर रहे हैं, वहां से सब एक्सपीरियंसेस से हम सब जो भी सीखते हैं, ठीक है। तो टेबुलर सा एक ब्लैंक स्लेट है, ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम द एक्सप्लेन सेंसेशन एंड रिफ्लेक्शन। तो ये जो इननेट रैशनलिज्म आइडियाज ये था ना, उसको रिजेक्ट करते हैं। तो पूरा जॉन लॉक अभी रिवाइज करते चलो। इंपॉर्टेंट जो उनके कंसेप्ट है, एक तो टेबुलर रसा, माइंड इज लाइक अ ब्लैंक स्टेट, नो इननेट आइडियाज। इम्प्रेसिज्म, ऑल नॉलेज कम्स फ्रॉम द सेंसेस एंड एक्सपीरियंसेस। लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी इन्होंने ही दी, यही से थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं बाद में मार्क्स, ठीक है। टैसिट कंसेंट, मतलब साइलेंट कंसेंट गिवन बाय मेयरली लिविंग इन या यूजिंग स्टेट टेरिटरी। मतलब आप वहां पे रह ही रहे हो तो इसका मतलब आप एग्री करते हो वहां के जो भी लॉज है, जो भी सिस्टम है, जो भी गवर्नमेंट है वहां से, ठीक है। फिड्यूशियरी ट्रस्ट, गवर्नमेंट इज अ ट्रस्टी ऑफ द पीपल नॉट अ मास्टर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब वो मास्टर नहीं है, दे आर जस्ट ट्रस्टी। हमने कॉन्ट्रैक्ट करके हमारे पावर्स उनको एज ऑफ नो बस दिए हैं, क्योंकि वो कुछ इन रिटर्न हमें हमारी लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने वाले हैं, एक अच्छी पीसफुल लाइफ देने वाले हैं, ठीक है। तो वो जस्ट ट्रस्टी है। देन नाइट वॉचमैन स्टेट, मिनिमल स्टेट होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना ही उसका बस काम है, कॉन्ट्रैक्ट को मेंटेन करना, ठीक है। अपील टू हेवन, एक मेटाफर यूज किया था राइट टू रेवोल्यूशन रेजिस्टेंस के लिए। देन पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म, सीबी में एक पर्सन क्रिटिसाइज करते हैं लॉक को। देन टू स्टेज कॉन्ट्रैक्ट है ना, पहले एक सिविल सोसाइटी बनी और बाद में फिर सेकंड कॉन्ट्रैक्ट में मेजोरिटी मतलब गवर्नमेंट बना है, तो टू स्टेज कॉन्ट्रैक्ट है इनका। सेपरेशन ऑफ पावर की भी बात थोड़ी बहुत वो करते हैं, ठीक है। देन लिमिटेशन ऑन प्रॉपर्टी, वहाँ पे स्पॉइलेज वगैरह प्रिंसिपल भी लेके आते हैं। ग्लोरियस रिवोल्यूशन, उनका कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि वो जो मतलब हॉब्स इतना पेसिमिस्टिकली क्यों लिखता है, क्योंकि वहाँ पे प्यूरिटन रिवोल्यूशन चल रहा था और वो ब्लडी रिवोल्यूशन था कि कोई भी किसी को भी मार रहा था, सिविल वॉर जैसा था। तो भाई मतलब हॉब्स को नहीं पता था कि मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं कल, या मैं मतलब कल का दिन देख पाऊंगा कि नहीं। तो इसलिए वो लाइफ की प्रिजर्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस फियर में वो लिख रहा है। लेकिन जो ग्लोरियस रिवोल्यूशन हुआ है, जो पीसफुली ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है किंग मोनार्क्स से डेमोक्रेसी की तरफ, मतलब रिपब्लिक, रिपब्लिक नहीं कह सकते क्योंकि अभी भी वो रिपब्लिक है नहीं यूके, क्योंकि वहां पे मोनार्की है। लेकिन जो पार्लियामेंट के पास जो पावर चेंज हुआ तो वो एक पीसफुल ट्रांसफर हुआ है, तो ऐसे पीसफुल टाइम में वो लिख रहा है, ठीक है। एक हिस्टोरिकल इवेंट था उसके लाइफ का, जो जस्टिफाई करता है ग्लोरियस रिवोल्यूशन को।